हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम आपके लिए लेके आए हैं 11th क्लास का साइंस। जी हाँ, आप सही सही सुन रहे हैं, क्योंकि आफ्टर 10th जो बच्चों के पास एक सबसे बड़ी समस्या होती है वो स्ट्रीम हम कैसे चूज करें और कौन सा स्ट्रीम चूज करें। तो बच्चों, नॉर्मली जो है अक्सर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि हम साइंस ही लें। जैसे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि 10th के बाद मेन 3 स्ट्रीम होती है। एक तो होती है आर्ट्स, दूसरी होती है कॉमर्स और तीसरी होती है साइंस। साइंस में 2 है, एक मेडिकल एक नॉन मेडिकल। तो अब बात ये आती है कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूँ सोचते हैं कि चलो हम साइंस ले लें, लेकिन आपको पहले ये पता तो होना चाहिए साइंस होती क्या है, साइंस हम कहते किसे हैं और साइंस ही क्यों ले। तो अक्सर पेरेंट्स बस यूं सोच के कि साइंस जो है थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसलिए हम साइंस दिला। लेकिन बच्चे इसके लिए कैपेबल है या नहीं है, क्या बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है? यदि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, और इंटरेस्ट है तो क्या इंटरेस्ट है और क्यों इंटरेस्ट है, ऐसी साइंस की कौन सी पॉइंट्स है जिसे देख के वो बच्चा साइंस लेना चाहता है। तो चलिए आज की क्लास में आपको यही बताऊंगा कि साइंस हम कहते किसे और हम साइंस लेते ही क्यों है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने 9th-10th में यूं देखा होगा कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि हम साइंस लेंगे, मेडिकल लेंगे, नॉन मेडिकल लेंगे। मेडिकल बोलते बस एक बात समझ में आती है और वो ये आती है कि डॉक्टर बनेंगे, और नॉन मेडिकल बोलते कि भाई इंजीनियर बनेंगे। ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर इंजीनियर, ऐसे लाखों स्कोप है मेडिकल के अंदर, ऐसे लाखों स्कोप है साइंस के अंदर, नॉन मेडिकल के अंदर। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रीम है ना साइंस, इस स्ट्रीम से आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी पोस्ट पे किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ऊपर से आप नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। यदि आपने आर्ट स्ट्रीम चूज कर लिया तो फिर आप जो है नेक्स्ट टाइम में साइंस वाले सब्जेक्ट में, साइंस वाले फील्ड में नहीं जा सकते। अब आर्ट का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है, आर्ट का बच्चा जो है एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, इन सब में नहीं जा सकता है। इनके लिए सब्जेक्ट जो मेन होती है वो होते हैं पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो बच्चों अब चलते हैं सीधे टॉपिक पे कि साइंस हम क्यों लेते हैं, साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहली बात होती है साइंस जो होती है कोई फिजिक्स नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं, कोई बायो नहीं होती। साइंस जो है ना, आप किसी भी सब्जेक्ट को हम साइंस का नाम दे सकते हैं। साइंस जो है साइंसटिया वर्ड से बना हुआ है, और इस साइंसटिया की मीनिंग होती है टू नो, या नहीं तो टू स्पेशल नॉलेज। किसी भी चीज की यदि आपके अंदर स्पेशल नॉलेज होगी ना बच्चों, उसी को हम साइंस कहते हैं। अब कोई चीज हम जान रहे हैं या जानने की इच्छा हो रही, वो साइंस है। लेट अस स्टार्ट नो विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं साइंस को, कि जैसे मान लीजिए घरों में अगर मम्मी रोटी बना रही है ना, तो रोटी बनाने की जो टेक्निक होती है वो मम्मी के पास है, पापा के पास नहीं है। अब कई एक बच्चे सोच रहे क्या पता पापा भी बना ले रोटी। हाँ, कुछ केस में पापा भी बना लेते, बट रोटी बनाने की कुछ टेक्निक होती है, वो टेक्निक भी साइंस है। तो कहने का मतलब बच्चों, घरों में जो रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाने की टेक्निक ही साइंस है। तो यदि मान लीजिए रोटी बना रहे हैं या बनाने की इच्छा हो रही है या आप सीख रहे हैं, तो वो साइंस है। अब जैसे कारपेंटर है, कारपेंटर का काम क्या है? फर्नीचर तैयार करना। अब फर्नीचर तैयार कर रहा है तो फर्नीचर तैयार करने की टेक्निक भी साइंस में है, वो टेक्निक उसी कारपेंटर के पास है और वो साइंस है। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा है, वो भी साइंस है। किसान मजदूर खेतों में काम कर रहा है, हल चला रहा है, कस्सी चला रहा है, ये सब साइंस है, एक टेक्निक है। तो मतलब साइंस टिया की मीनिंग होती है बच्चों टू नो या टू स्पेशल नॉलेज। किसी भी चीज की यदि आपके अंदर स्पेशल नॉलेज है तो वही साइंस है। जैसे मान लीजिए अभी मोबाइल फोन है, स्टार्टिंग में जब बच्चों के हाथ में मोबाइल आता है उसे नहीं पता कैसे चलाना होता है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाते हैं। अब मोबाइल चलाना जो है, अब धीरे धीरे जो चला रहा है वो
टेक्निक आ गई ना, कैसे चलाते हैं, कैसे कॉलिंग करनी है, कैसे नेट पे जो है ना कोई साइट सर्च करना है, तो ये सारी साइंस है। तो साइंस में है टू नो या टू स्पेशल नॉलेज। तो देखिए साइंस को डिफाइन करना कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ knowledge which is obtained from experiment, interpretations and observations इज कॉल्ड साइंस। देखिए साइंस में एक एक वर्ड की कितनी ज्यादा मीनिंग है। साइंस इज द सिस्टमैटिक करता नियमित रूप से, रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट होगी, रेगुलर पैटर्न में स्टडी होगी, उसे सिस्टमैटिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नोटिस किया होगा मेडिकल स्टोर पे जब आप प्रिकॉशंस लेके जाते हैं तो जो मेडिकल स्टोर पे काम करने वाले लड़के होते हैं वो सीधा प्रिकॉशन देखते गया मेडिसिन निकाल के दे दिए। लेकिन यदि आपसे कह दे कि आ जाओ भीतर और ढूंढ लो, तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस तरह से अरेंज कर रखा है। वो अरेंजमेंट सिस्टमैटिक हो सकता है, उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, हो सकता है उन्होंने टाइप्स ऑफ मेडिसिन, पेन किलर एक साइड, फीवर से रिलेटेड अलग, टीबी, अस्थमा, एड्स, कैंसर, हर एक डिजीज की अलग अलग मेडिसिन अलग अलग कॉलम में रखा हो, तो इस तरह से वो सर्च कर सकता है। तो ये अरेंजमेंट जो उन्होंने कर रखा है, कोई एक अरेंजमेंट, कोई एक बेसिक पॉइंट्स होगा और उसी की अरेंजमेंट जो कि उसे सिस्टमैटिक कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस, ग्रुपिंग जो होती है उसे ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। कोई भी बॉडी, जैसे मान लीजिए सामने ये दीवार है, वॉल है, अब दीवार कैसे बनी है? ईंटों से बनी है। ईंट कैसे बनी है? मिट्टी से बनी है। मिट्टी कैसे बनी है? पार्टिकल से बनी है। पार्टिकल क्या है? एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन सब की जब ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन हुई है तो उससे क्या बनी? कंप्लीट बॉडी बनी है। तो वही कहा सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। और ये सारी नॉलेज हमें कहां से ऑब्टेन होती है? जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम रिजल्ट निकालते हैं, इंटरप्रिटेशंस, ऑब्जर्वेशंस, ये सारी चीजें साइंस होती है। एक्सपेरिमेंट से ही हम जो है ना ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। चलिए इनको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसे तो नहीं पता क्या है ये क्या नहीं है। जैसे सामने कैंडल जल रही है और उस कैंडल जल रही है तो वो बच्चा बार बार उसकी लाइट को देख के, उसका कलर देख के वो अट्रैक्ट हो रहा है। अब उनको जो है ना दूर बिठाइए और उनसे कहते हैं कि जल जाओगे, टच मत करो, क्या मानेगा वो बच्चा? नहीं मानेगा। बेशक आप बार बार ट्राई कीजिए, फिर वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होगा ना? जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन साइंस कहती है एक बार उसे जाने दीजिए, एक बार उनको टच करने दो। टच करते जैसे हाथ जलेगा, हाथ जलते ही उसे फील होगा कि ये जो रेड कलर की चीज होती है ना, इसे टच करते ही हाथ जल जाता है। नेक्स्ट टाइम कोई रेड चीज को टच नहीं करेगा। ये है एक्सपेरिमेंट। ये है, उन्होंने टच किया और हाथ जल गया। अब उनके माइंड में एक बात हुई कि ये लाल चीजें जो होती है इसको टच करने के बाद हाथ जल जाती है। एक्सपेरिमेंट भी किया, ऑब्जर्व भी कर लिया। तो ये साइंस है बच्चों। तो साइंस इसी को कहते हैं। साइंस कभी यूं मत मानिए कोई फिजिक्स है, कोई केमिस्ट्री है, कोई बायो है, इनकी स्टडी साइंस होती है, ठीक है। बाकी हर एक फील्ड में, हर एक किसी भी चीजों की स्पेशल नॉलेज आप ले रहे हैं तो वही साइंस है। तो साइंस की मेन जो क्लासिफिकेशन होगी बच्चों वो 3 होगी। एक तो होती है फिजिक्स, दूसरी होती है केमिस्ट्री, और फिर होती है बच्चों बायोलॉजी।
अब देखिए हम तीनों की स्टडी 1 बाय 1 करते हैं। फिजिक्स फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड और बायोलॉजी थर्ड। अब सबसे पहली बात होती है हम फिजिक्स किसे कहते हैं। जो फिजिक्स है ना बच्चों, ये जो नेचर है और नेचर में जो होने वाली फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना, इनकी जो स्टडी करवाता है उसी को हम बोलते हैं फिजिक्स। अब नेचर हम किसे कहते हैं? नेचर बोलते हैं कई एक बच्चों के दिमाग में यूं आता है गॉड, भगवान, लेकिन ये नहीं है बच्चों। नेचर की मीनिंग होती है जिसकी इनिशिएशंस ना हो, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट का पता ना हो, उसे आप नेचर या नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं। अब उसमें जो होने वाली फिनोमिना है उसी को हम कह देते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो हम यूं कह सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of nature and natural phenomena is known as physics। इसी को हम कहते हैं बच्चों फिजिक्स। फिजिक्स में नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करेंगे। जैसे हम बात करते हैं बच्चों अर्थ की। अर्थ क्या कर रही है? सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अब यहां पे ये नेचुरल फिनोमेना है, ये क्या बच्चों? ये है फिजिक्स। अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? दिन रात में 24 घंटे कैसे होते हैं? एक साल में 365 दिन 6 घंटे क्यों होते हैं? आपने देखा होगा जैसे रिंग रोड, बाईपास पे रोड का एक किनारा ऊपर उठा हुआ होता है, क्यों होता है? मौत के कुएं में बाइकर बाइक क्यों चलाते हैं? कैसे पॉसिबल है? ये दीवार जो है स्टैंड कर रही है, क्यों स्टैंड कर रही है? सामने ये ट्यूब लग रही है, ये लाइट कैसे ग्लो कर रही है? ये फैन कैसे मूव कर रही है? ये सारी जो नेचुरल फिनोमिना है टोटली फिजिक्स है, तो इसकी स्टडी करवाएगा। तो फिजिक्स के अंदर ये नेचर में होने वाली जो भी फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना, इन सब की स्टडी करवाएगा। इतनी दूर आप क्यों जा रहे हैं? ये कॉपी पे मैं लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? कैसे लिखा जा रहा है? अब आपके दिमाग में यूं आ रहा है पढ़ने के लिए लिखा जा रहा है, पढ़ाने के लिए लिखा जा रहा है। जी नहीं, फिजिक्स कहती है कि यहाँ पे जो है ना एक फोर्स अप्लाई हो रही है। पेन जो है, पेन में इंक और कॉपी के बीच में एक फोर्स लग रही है, एडेसिव फोर्स, इसलिए लिखा जाता है ना फिजिक्स। तो ये सारी जो फिनोमिना की हमने स्टडी करवाई बच्चों, ये नेचुरल फिनोमिना है। इसी फिनोमिना की जो स्टडी करवाए उसी का नाम तो फिजिक्स है। तो फिजिक्स में नेचुरल फिनोमिना की स्टडी होगी। तो बच्चों ये सारी चीजें फिजिक्स है, पूरी ब्रॉड एरिया फिजिक्स की। इनकी स्टडी हम करेंगे स्टेप वाइज अभी 1 बाय 1। तो फिजिक्स किसे कहते हैं ये लग गया पता। फिजिक्स का जो फादर है बच्चों, आपको जानकर खुशी होगी कि जो इनका फादर है वो एक इंडियन है, डॉक्टर सीवी रमन, है ना? यस। हमें खुशी होती है जब कोई इंडियन साइंटिस्ट हो, है ना? कोई नहीं बच्चों, आगे हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन साइंटिस्ट में आपका भी नाम शामिल हो और फिर हम इसी तरह से आपका नाम भी पढ़ाएं। तो ये है डॉक्टर सीवी रमन। अब इनके बाद बच्चों बात आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है बच्चों? केमिस्ट्री में जो ना मैटर, जो मैटर है और जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस, इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, इन सब की जो स्टडी करवाएगा इसी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। यही होती है केमिस्ट्री। हम यूं कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of substances and their compositions
कंपोजिशंस की मीनिंग क्या होती है बच्चों? कंपोजिशंस है कि उसमें कौन कौन से कंटेंट्स है, कौन कौन से पार्टिकल्स है, स्ट्रक्चर उनका कैसा है, स्ट्रक्चर, और फिर इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इन सब की जो स्टडी होगी ना, इसी को तो हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब जो केमिस्ट्री का जो फादर है बच्चों, वो है कौन? एंटोनियो लैवोजियर। एंटोनियो लैवोजियर, मास कंजर्वेशन लॉ की खोज की थी इसने। फिर हम बात कर रहे हैं बच्चों बायोलॉजी। बायो की मीनिंग होती है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, और लॉजी की मीनिंग होती है बच्चों टू स्टडी। जो लिविंग थिंग्स की स्टडी करवाए उसी को हम कहते हैं बायोलॉजी। लिविंग थिंग्स में एक तो है प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। अब देखो बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या था? फिजिक्स में जो सिस्टम कैसे वर्क कर रही है फिजिक्स है, और वो सिस्टम बनी कैसे है वो केमिस्ट्री है। जैसे मैंने आपको कहा था दीवार कैसे स्टैंड कर रही है, यहाँ तो फिजिक्स है, लेकिन दीवार बनी कैसे है? पार्टिकल से। उस पार्टिकल्स का नेचर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो केमिस्ट्री है। अब इन दोनों से थोड़ा साइड होके हम देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में प्लांट और एनिमल की स्टडी होगी, प्लांट की और एनिमल की। जैसे अर्थ सरफेस पे बच्चों प्लांट की जो स्पीसीज है वो नियर अबाउट 6 लाख स्पीसीज होती है, और जो एनिमल की स्पीसीज है वो 12 लाख स्पीसीज है। स्पीसीज बता रहा हूं बच्चे, नंबर नहीं, प्रजाति है, प्रजाति। जैसे ह्यूमन बीइंग्स 1, डॉग, एलिफेंट, कॉ, बफेलो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी स्पीसीज है। 12 लाख स्पीसीज तो एनिमल्स की और 6 लाख स्पीसीज प्लांट की है। और हर एक साल जो न्यू डिस्कवर्ड होती है वो 5000 न्यू डिस्कवर्ड होगी। न्यू डिस्कवर्ड होगी इसे। तो अब है प्रजाति की हम बात करें प्लांट और एनिमल्स की, तो प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग थिंग्स की जो स्टडी करवाए उसी को बायोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। जो प्लांट्स की स्टडी करवाते हैं बच्चों, बायोलॉजी के भी पार्ट्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं बॉटनी। और जो एनिमल की स्टडी करवाते हैं उसे हम कहते हैं जूलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। और बायोलॉजी का जो फादर है बच्चों वो है अरस्तु, एरिस्टोटल। तो ये सारी बातें थी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। अब तीनों सब्जेक्ट को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हो बच्चों। बायोलॉजी में क्या, केमिस्ट्री में क्या और फिजिक्स में क्या। यहाँ पे देखिए जैसे नाम से क्लियर था, बायो, बायो 2 वर्डों से बना हुआ है, बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी। तो ये वर्ड जो होता है बच्चों ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। चलिए आपको थोड़ा सा बताते हैं कि वर्ड 2 टाइप से होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो बच्चों इनसे हम चलते हैं, आपको बताते हैं पहले वर्ड क्या होता है। ये छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें आपको जानना जरूरी है यदि साइंस में बने रहना है। अगर साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो साइंस को दिल से पढ़ना है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से एनालाइज करना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। वर्ड जो है बच्चों 2 टाइप से होते हैं, एक तो होता है लैटिन वर्ड और एक होता है ग्रीक वर्ड। देखिए बिल्कुल छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, जो कि बिल्कुल बेसिक बातें। लैटिन वर्ड हम उसे कहते हैं बच्चों जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, और अगर ब्रेक भी कर दे तो उसकी मीनिंग ना हो, केवल रिफॉर्मेशंस होती है लैटिन वर्ड में, रिफॉर्मेशंस, सुधार, उसे हम लैटिन वर्ड कहते हैं। जैसे मान लीजिए साइंस है, ये वर्ड लिया गया साइंसटिया से। पहले वर्ड तो साइंसटिया लिया गया था, साइंसटिया एक लैटिन वर्ड है, और इस साइंसटिया की मीनिंग ही तो थी टू नो, जानना या स्पेशल नॉलेज। अब देखिए स्पेलिंग में साइंसटिया है और इससे सुधार करके बना दिया गया है साइंस। यदि हम साइंस वर्ड को ब्रेक करते हैं बच्चों, साई प्लस में इंस, ना तो साई की मीनिंग निकलती है ना ही एंस की मीनिंग निकलती है। तो लैटिन वर्ड को यदि आप ब्रेक भी करते हैं, सप्लिट भी करते हैं, तो उसकी मीनिंग नहीं निकलेगी।
केवल रिफॉर्मेशन होती है, सुधार होती है, उसे हम लैटिन वर्ड कह देते हैं। बट ग्रीक वर्ड में आप ब्रेक करके देखते हैं तो दोनों की मीनिंग निकलेगी। जैसे अभी एग्जांपल बताया था बायोलॉजी, बायोलॉजी 2 वर्डों से बना है, एक बना है बायो प्लस में लॉजी। बायो की मीनिंग क्या, लिविंग थिंग्स, और लॉजी की मीनिंग है टू स्टडी। जो लिविंग थिंग्स की स्टडी करवाए उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। लिविंग थिंग्स में क्या है बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये है ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड को आप ब्रेक कर सकते हैं, लाइक है जूलॉजी, जू की मीनिंग क्या होती है, एनिमल्स, और लॉजी टू स्टडी, जो एनिमल की स्टडी करवाए उसे हम कहते हैं जूलॉजी। तो ये है लैटिन वर्ड और ये है ग्रीक वर्ड। तो इस तरह से लैटिन में याद रखना है बच्चों, वर्ड की सुधार होती है, रिफॉर्मेशन होती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, आपके पड़ोस में एक बच्चा है अभिषेक, मान लिया नाम तो अभिषेक है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे लोग कहना शुरू कर देते अवि। अभिषेक से अवि हो गया ना, रिफॉर्मेशन हुआ। किसी का नाम है रविकांत, हो गया ना रवि, तो मतलब रिफॉर्मेशन हुई है ना बच्चों। ऐश्वर्या, एस, तब ये जो है ना वर्ड रिफॉर्मेशन हो रही है। तो लैटिन में यही बात होती है बच्चों, रिफॉर्म कर देना है। जैसे अपने देश का नाम क्या बच्चों, क्या नाम है, इंडिया। आराम से, अपने देश का नाम है बच्चों हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। चलिए वैसे आपको एक बात बता दो, अपने देश का नाम है भाई। आप सोचे भाई क्या है, भाई में बी की मीनिंग है बच्चों भारत, और एच की मीनिंग है हिंदुस्तान, और ए की मीनिंग है आर्यावर्त, आर्यावर्त, और आई की मीनिंग है इंडिया। चलिए इसी बहाने आपके देश का भी नाम का पता लग गया। तो ये 4 है, भाई बोलिए या अभी बोलिए। तो अब जो है बच्चों, अपने देश का नाम है हिंदुस्तान। चलिए हिंदुस्तान वर्ड से हम डिसाइड करते हैं कि लैटिन या ग्रीक है। क्या है हिंदुस्तान, लैटिन है ग्रीक, लैटिन। अब देखो बच्चों, ये लैटिन और ग्रीक की हम बात कर रहे हैं, तो ये जैसे कई एक बार बच्चे यूं सोचते हैं हिंदू प्लस में स्थान। हिंदू की मीनिंग क्या है, अब आप सोच रहे हिंदू कास्ट, चलिए वैसे ऐसा है नहीं, बट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हिंदू कास्ट। बट स्थान की कोई मीनिंग है क्या, नहीं ना। स्थान होता है जो स्थान, ये स्थान है, प्लेस। ऐसा तो नहीं है हिंदुस्तान के अंदर केवल हिंदू है, सारे है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में भाई भाई। तो मतलब क्या है कि बच्चों सारे रह सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है हिंदू के लिए। तो हिंदुस्तान इस तरह से नहीं रखा गया। हिंदू तो मान भी लिया मैंने, बट स्थान नहीं है, इसीलिए लैटिन वर्ड है। अब देखिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान वर्ड से अपने देश का नाम इंडिया पड़ा है। हिंदुस्तान था तो लोगों ने इनको हिंदू कहना शुरू कर दिया, फिर हिंदू से बन गया हिंदुआ, हिंदुआ से बन गया हिंदिया, और हिंदिया में से एच हटा दिया, बन गया इंडिया। आगे सुधार, इसे बोलते बच्चों रिफॉर्मेशन। तो लैटिन वर्ड में जब साइंटिया से साइंस बन सकता है तो हिंदुस्तान से इंडिया नहीं बन सकता, ऑफकोर्स बन सकता, क्यों नहीं बन सकता। तो इस तरह से ये लैटिन वर्ड है और दूसरा ग्रीक वर्ड है। इज दैट क्लियर। तो बच्चों साइंस की हम बात कर रहे थे, साइंस किसे कहते हैं और साइंस के कितने पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो 1 बाय 1 मैंने आपको बताया कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे, और बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, और बायोलॉजी में क्या क्या होते हैं। तो बच्चों ये तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। एक लाइन में यदि मैं कह दूं, ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज साइंस। हर एक जगह सब कुछ ही साइंस है। साइंस के बिना आज के टाइम में जीवन की कल्पना करना असंभव है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जरा सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन ओनली 1 सेकेंड, यदि साइंस नहीं होती तो क्या आप होते। अब कुछ बच्चे सोच रहे क्यों नहीं होते, अरे होते तो जरूर, लेकिन आपका एग्जिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है ना। सुबह से लेके शाम तक देखिए, जब आप सुबह सो के उठते हैं उस टाइम से
जो भी एक्टिविटी शुरू होती है, सुबह उठते जैसे मान लीजिए ब्रश करते हैं, कोलगेट, केमिस्ट्री है ना, साइंस है ना। फिर नहाते हैं, नहाने के लिए क्या चाहिए, साबुन, शैम्पू, पानी, सब साइंस है ना। साइंस ने बता दिया ना कि वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला है H2O है, साबुन कैसे बनाई जाती है, शैम्पू कैसे बनती है, उसका काम क्या है। फिर नहा धो के आप स्कूल जाते हैं, बैग पैक करते हैं, बैग, कॉपी, पेन, सब कुछ साइंस है ना। बैग पॉलीमर है, कॉपी, पेज कैसे तैयार किया गया है, सारी टेक्निक दे रखे ना साइंस। इनके बिना क्या लाइफ संभव है क्या? सब कुछ साइंस ने बनाया है। साइंस ने एक रास्ता आपको दिया है और उसी को हम फॉलो करके धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से साइंस की टेक्निक से ही हम सब कुछ पॉसिबल कर पा रहे हैं बच्चों। तो साइंस इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इज साइंस। साइंस का रिलेशन हर एक के साथ है। एक एक करके अगर आप स्टडी करते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में साइंस इंक्लूड है। सुबह से लेके शाम, दिन से लेके रात, आज कल परसों, पूरी लाइफ जो चलेगी वो सारी की सारी साइंस है। साइंस की बहुत सारी स्कोप है बच्चों, इनके बिना हम जी भी नहीं सकते। साइंस में देखिए, जैसे हम बात करें बच्चों मेडिसिन की मेडिकल डिपार्टमेंट साइंस का ही रोल है। केमिस्ट्री ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए, एक से एक वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स प्रोवाइड करवाया और उस केमिकल की हेल्प से मेडिसिन तैयार किया गया और उस मेडिसिन से जो डिजीज है उसे ट्रीट किया जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। जैसे आपने देखा होगा खेतों में गेहूं बोते हैं, गेहूं बोने के बाद, धान लगाने के बाद खेतों में फसल में क्या होता है, इंसेक्ट्स लग जाते हैं। फिर उसके लिए क्या तैयार किया गया, इंसेक्टिसाइड। फसल के साथ बेकार पौधे उगाते हैं, घास उगाते हैं, उसको मारने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं। फिर जो है खेतों में फसल कम होती है तो फसल को बढ़ाने के लिए, मिट्टी की फर्टिलिटी पावर इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं। फर्टिलाइजर में क्या, यूरिया, पोटास, सल्फेट, ये सब क्या केमिकल है, केमिस्ट्री की तो देन है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये हो गया ना, खेती करने के लिए, जैसे मान लीजिए हल चलाने के लिए हल चाहिए, कस्सी, कुल्हाड़ी, दराती, ये सारी चीजें जो होती है एग्रीकल्चरल टूल्स है। किसने सिखाया बनाने के लिए, साइंस ने ही तो सिखाया होगा ना, साइंटिफिक टेक्निक ही तो है ना। तो मतलब है बच्चों कि हर एक फील्ड में, चाहे मेडिसिन हो, चाहे एग्रीकल्चरल हो, चाहे डोमेस्टिकेटेड पर्पस हो, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो सब साइंस ने ही दिया है और साइंस की टेक्निक से ही बनाया गया है। तो साइंस की जितनी बातें की जाए वो कम है। साइंस के बारे में यदि आप बोलते रहे तो आपकी पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी, लेकिन टॉपिक का एंड नहीं होगा। तो चलिए क्लास को ज्यादा लेंथ नहीं करते हुए हम इस टॉपिक को यहीं रोकना चाहेंगे। अब सीधे टॉपिक पे चलते हैं। जो टॉपिक है वो अपना है फिजिक्स। पहले हम देखते हैं बच्चों फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो बच्चों अब फिजिक्स में हम चलते हैं, टॉपिक स्टार्ट करने सीधे। फिजिक्स यहीं से स्टार्ट हो रही है, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। सबसे पहले आपको जानना होगा फोर्स हम किसे कहते हैं। फोर्स क्या होता है, किसी भी बॉडी को, मान लीजिए ये एक बॉडी है, जैसे ये पेन का कैप है, या तो इनको हम पुश कर रहे हैं या तो हम पुल कर रहे हैं। पुश और पुल करने में जो अप्लाई हो रही वो फोर्स है। तो मतलब ये एक एजेंट है जो किसी भी बॉडी के ऊपर या तो पुश के टर्म में लगती है या तो पुल के टर्म में। हम यूं कह सकते हैं बच्चों, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट which is applied on the body in term of push और pull। किसी चीज को खींचने और धकेलने में जो अप्लाई हो रही है उसे हम कहते हैं फोर्स। यही होती है फोर्स। दूसरी बात होती है बच्चों, जो फोर्स होती है ना, किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर देती है। अब स्टेट कितने होते हैं, स्टेट ऑफ बॉडी। जो बॉडी की स्टेट होती है ना बच्चों, वो दो स्टेट होती है। एक तो होती है रेस्ट और दूसरी होती है मोशन। अब हम रेस्ट किसे कहते हैं,
जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे उसे हम कहते हैं रेस्ट। डज नॉट चेंज देयर पोजीशंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रेस्ट। और रेस्ट में हमेशा वेलोसिटी जो होती है बच्चों वो क्या होती है? जीरो। वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। और मोशन में क्या होता है? चेंज देयर पोजीशंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशंस। और जो वेलोसिटी होगी वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं रेस्ट और मोशन को। मान लीजिए सामने जैसे ये वॉल है, दीवार। अब आपसे पूछा जाए कि दीवार रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में या मोशन में? चलिए कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है रेस्ट और कुछ बच्चे कह रहे हैं मोशन। चलिए अब हम डिसाइड करते हैं रेस्ट में या मोशन में। देखिए ये दीवार, यदि आप रेस्ट में कह रहे तो मैं मोशन कह रहा हूं, यदि आप मोशन कह रहे तो मैं रेस्ट कह रहा हूं। तो बच्चों बॉडी की स्टेट को मेंशन करने के लिए सबसे पहला काम आपको फ्रेम डिसाइड करना होगा। एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं ना बच्चों, वो है ऑब्जेक्ट या बॉडी। और जो स्टडी कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जो है इनकी जो पोजीशंस और इनके बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रेम which provide the complete informations about the positions of object and observer is known as frame of reference. Frame of reference are mainly subdivided into two parts such as inertial और second है non inertial। अब देखो जो inertial हम किसे कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों एक ही प्लेस पे हो। जैसे दीवार कहां पे है? अर्थ पे है। ऑब्जर्वर जैसे मैं हूं, मैं भी अर्थ पे हूं। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जब दोनों एक ही प्लेस पे हो तो उसे हम कहेंगे इनर्शियल। हम यूं कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर प्लेस्ड इन सेम प्लेस, तो इसे हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम। एंड ओबे द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे हम कह देंगे बच्चों इनर्शियल। अब देखिए इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो दीवार है वो रेस्ट में है। अब चलते हैं नॉन इनर्शियल। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेस। मान लीजिए दीवार अर्थ पे है और ऑब्जर्वर मून पे है, स्पेस में है, और वहां से जाके स्टडी करे तो अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है, तो ऑब्वियसली अब दीवार भी घूमती हुई दिखेगी। फ्रेम चेंज हो गया ना बच्चों। अब देखिए आप यहां से कह रहे हैं कि दीवार रेस्ट में है और जो वो स्पेस में जाके स्टडी कर रहा है वो मोशन में कह रहा है। किसकी बात ठीक है? दोनों की ही बात ठीक है। कहने का मतलब एक इनर्शियल में, दूसरा नॉन इनर्शियल में। इनर्शियल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में और नॉन इनर्शियल में मोशन में है। तो हम यूं कह सकते हैं बच्चों नॉन इनर्शियल में ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर बोथ आर प्लेस्ड इन डिफरेंट प्लेस and does not obey the Newton first law of motion। ये नॉन इनर्शियल हो जाएगा।
तो इस तरह से रेस्ट और मोशन हम डिसाइड करते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, तुरंत आपको क्वेश्चन पूछना है, सर ऑब्जेक्ट रेस्ट मोशन से पहले आप ये बताइए फ्रेम कौन सा है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। यदि फ्रेम पता हो तब आप बता सकते हैं, नहीं तो यदि आप रेस्ट कह रहे हैं तो सामने वाले मोशन कहेगा, यदि आप मोशन कह रहे हैं तो सामने वाला रेस्ट कहेगा। तो सीधा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि रेस्ट में है या मोशन में है। तो इसी तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो बच्चों इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, चलिए इनको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये बस है और इसमें बस में ये 4 पैसेंजर बैठे हैं A B C D, और ये बस स्टैंड है और ये बस स्टैंड पे ये E F G है। अब यहां से बस चल पड़ी, अब सीट पे ये बैठा है B, तो A कह रहा है कि B रेस्ट में है, C भी कह रहा है B रेस्ट में है, बट ये E कह रहा है B मोशन में है गया, तो ओब्वियसली मोशन में है। अब देखिए A तो कह रहा है कि B रेस्ट में है और E कह रहा है, F कह रहा है कि मोशन में है। अब किसकी बात मान लूं मैं? दोनों की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि एक तो इनर्शियल है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं वो और ऑब्जर्वर दोनों बस के इनसाइड है, इनर्शियल फ्रेम है, और ये आउटसाइड है, नॉन इनर्शियल है। तो इनके रेस्पेक्ट में मोशन में, इनके रेस्पेक्ट में रेस्ट में। इसी तरह से दीवार की हम बात करें, इनर्शियल फ्रेम के अकॉर्डिंग रेस्ट में है, नॉन इनर्शियल के अकॉर्डिंग मोशन में है। तो इस तरह से बॉडी की 2 स्टेट होगी, एक होगी रेस्ट और दूसरी होगी मोशन, और ऐसे ही डिसाइड करते हैं बच्चों। अब चलते सीधे टॉपिक पे, फोर्स। फोर्स क्या है बच्चों? जैसे मान लीजिए एक बॉडी है ये, और इस बॉडी के ऊपर जैसे आपने फोर्स लगाया, पहले ये रेस्ट में था। जनरली हम स्टडी अभी जो करेंगे इनर्शियल फ्रेम में करेंगे, तो इसलिए रेस्ट मान लेते हैं। ये रेस्ट में है, जैसे आपने फोर्स लगाया ये मोशन में आ गई। अब ये बॉडी मोशन में जा रही थी, आपने फोर्स लगाया ये रेस्ट में आ गई। तो हम क्या देख रहे हैं? फोर्स एक एजेंट है जो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज कर देती है, रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में। बॉडी ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रही है, फोर्स लगाते ही राइट टू लेफ्ट होगी, डायरेक्शंस भी चेंज कर देती है, उसे हम फोर्स कहते हैं। तो हम यूं कह सकते हैं, एन एक्सटर्नल एजेंट, एन एक्सटर्नल एजेंट which is applied on the body and change their state from rest to motion or motion to rest and its directions is called force। या तो रेस्ट से मोशन में ले आए, या मोशन से रेस्ट में आ जाए, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, उसे फोर्स कहते हैं। दूसरी एक और भी बात है बच्चों, जैसे मान लीजिए सामने दीवार है, दीवार रेस्ट में है और आपने फोर्स लगाया, क्या मोशन में आ गई? क्या नहीं आई। तो आपने फोर्स लगाया क्या? जरूर लगाया है, लेकिन वो फोर्स जो है दीवार के फोर्स से कम है, तो जरूरी नहीं है कि स्टेट को चेंज कर दे। चेंज करने की आपने कोशिश किया ना, कोशिश करना भी फोर्स है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ट्राई टू चेंज देयर स्टेट एंड इट्स डायरेक्शंस। या तो चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, उसे हम फोर्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए सामने से ट्रेन आ रही है और आपने आगे जाके फोर्स लगाया कि चलो हम रोक देते बॉडी को, क्या रुकेगी? क्या नहीं ना। हाँ, एक बात तो जरूर होगी, आप रुक सकते सदा के लिए। तो अब ट्रेन को आपने रोकने की कोशिश की, रुक गई क्या ट्रेन? आपने कोशिश किया ना, तो फोर्स लगाया। अब हमने गन को फायर किया, गन से बुलेट निकल दिया है, अब आप उनको चाहते हैं कि हम रेस्ट में ले आए, हम उनकी डायरेक्शन चेंज कर दे, कर पाइएगा क्या? नहीं ना। लेकिन कोशिश किया ना, ये भी फोर्स है। सामने दीवार है, फोर्स लगा के सोच रहे कि मोशन में आ जाए, आई क्या? कोई बात नहीं, आपने कोशिश किया ना, वो भी फोर्स है। तो हम यूं कह सकते हैं बच्चों
change or try to change their state from dash to motion, motion to rest and its directions is known as force। इसी को हम फोर्स कहेंगे। तो ये बात है फोर्स की दूसरी डेफिनेशन। तीसरी बात, अब जो तीसरी बात होती है बच्चों फोर्स के लिए, वो क्या हो सकती है कि अभी तक जो हमने कहा था ना, बस ये कहा कि कैसे बॉडी स्टेट चेंज कर रही है, कैसे पुश किया गया और पुल किया गया। अब फोर्स की जो मेन डेफिनेशन होती है यही होती है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए पॉइंट पे बॉडी, इसका मास है m और इनिशियल वेलोसिटी है u। अब फोर्स लगाते ये बॉडी कहां पे पहुंच गई है, ये बॉडी पहुंच गई b पे। मास तो m ही रहेगा, मास तो चेंज होता है नहीं, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट इसकी वेलोसिटी जो है यहां पे होगी v। यहां पे टाइम था 0, टाइम कभी 0 नहीं होता बच्चों, लेकिन जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो टाइम 0 मान के चलते हैं। स्टार्टिंग है तो 0 और यहां तक आने में टाइम लग गया t। तो याद रखना बच्चों, फिजिक्स के अंदर किसी भी चीज को यदि हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं रेट, और लेंथ से डिवाइड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। अब इस बॉडी की यहां पे जो मोमेंटम है बच्चों वो है P1 और यहां पे जो है मोमेंटम है P2। तो फोर्स के लिए आप यूं कह सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की चेंजिंग का जो रेट होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स का। तो बच्चों जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन में T माइनस 0। और फिजिक्स के अंदर रूल है प्रोपोर्शनल का साइन हटाते कांस्टेंट लेते हैं K। तो P2 माइनस P1 अपॉन में T। K प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो F इक्वल टू 1, P2 की जगह mv माइनस mu अपॉन में T। m कॉमन लेते हैं, v माइनस u अपॉन में T। तो F इक्वल टू हो गया बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। इट मीन्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये थे बात फोर्स की। अभी अभी आपने देखा ना, फोर्स को 1 बाय 1 स्टेप वाइज वेरियस टाइप से डिफाइन किया गया। फोर्स कहते किसे है, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। और इसी तरह से हम फोर्स को भी क्लासिफाइड करेंगे। तो बच्चों जैसे कि अभी आपने आज क्या देखा कि हमें साइंस स्ट्रीम क्यों चूज करना चाहिए, सबसे बेटर साइंस ही क्यों होती है, साइंस की क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में, ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। आई होप कि आज की वीडियो आपकी लाइफ, आपके फ्यूचर को डिसाइड करने में हेल्पफुल रहेगी। फिर इनके बाद जैसे ही हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो फिजिक्स है। फिजिक्स में स्टार्ट था फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो मैंने आपको यूं बताया कि फोर्स होती क्या है, इससे रिलेटेड सारे टर्म्स को डिफाइन किया 1 बाय 1। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करना चाहेंगे। ज्यादा लेंथी वीडियो को नहीं करते हुए आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। लेकिन फिनिश करने से पहले करने, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें। जो भी प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं बिल्कुल खास करके जो बच्चे अभी अभी साइंस स्ट्रीम में, जिसकी अभी एंट्री हुई है, जिन्होंने अभी अभी साइंस लिया है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, और याद रहे बच्चों, अब इसी तरह से इस क्लास को डेली टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करना होगा और करेंगे भी आपके लिए। तो आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे नई वीडियो की। और अगर वीडियो सही लगे, सही समझ में आए तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ उनकी भी भलाई हो और वो भी
आगे बढ़ते रहे आपके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ठीक ठाक स्टडी कीजिए, अच्छी तरह से स्टडी को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।